टॉपिक वाइज कॉमर्स कोर्स फॉर नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स के लिए। इसमें ये पहला पार्ट है और इस पार्ट में बिजनेस इकोनॉमिक्स यूनिट को स्टार्ट करेंगे। हर टॉपिक में एक कोई टॉपिक कवर होगा और उससे रिलेटेड प्रीवियस एमसीक्यू भी डिस्कस होगा। ये सीरीज में फोकस जो रहेगा वो हायर एजुकेशन रहेगा। इसके अलावा ये सारे टॉपिक्स पीजीटी या टीजीटी एग्जाम्स में भी महत्वपूर्ण हैं। जैसे आज का करंट जो टॉपिक है ये बिजनेस इकोनॉमिक्स का है, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स अगर कहीं पीजीटी या टीजीटी के एग्जाम्स में पूछी जाती है, जैसे यूपी में पूछी जाती है, तो वहां के लिए भी ये महत्वपूर्ण होगा। स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक। इसका पीडीएफ अगर चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेंगे, जिसका कि लिंक में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। वहां पे इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स व्यावसायिक अर्थशास्त्र का मीनिंग, इसका अर्थ और इसका स्कोप क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब है यह एक इंटीग्रेशन है इकोनॉमिक थ्योरी का और बिजनेस प्रैक्टिस का डिसीजन मेकिंग के लिए। यानी कि बिजनेस इकोनॉमिक्स एक कॉम्बिनेशन है इकोनॉमिक्स की जो थ्योरी है, यानी कि इकोनॉमिक्स की नॉलेज। इकोनॉमिक्स की थ्योरी का मतलब इकोनॉमी के प्रिंसिपल्स और उसकी स्टडी, बिजनेस प्रैक्टिस के साथ, यानी कि प्रैक्टिकल में जब बिजनेस किया जाता है तो वहां पे डिसीजन मेकिंग करने में इकोनॉमिक की थ्योरीज का यूज किया जाता है। इसी को बिजनेस इकोनॉमिक्स कहते हैं। इकोनॉमिक्स जो टर्म है, इकोनॉमिक्स वर्ड, यह आया है ग्रीक वर्ड इको और नोमोस से। इको का मतलब ग्रीक में होम से होता है, नोमोस का मतलब अकाउंट्स के, मतलब अपने घर का गृहस्थी का हिसाब किताब रखना। कुछ थिंकर्स का मानना है कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स धन का अध्ययन है, जबकि दूसरे इकोनॉमिस्ट ऐसा मानते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है ये स्टडी है इस चीज की कि सोसाइटी किस तरीके से अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करती है। सोसाइटी के पास जो रिसोर्सेज होते हैं, साधन होते हैं, वो सीमित होते हैं और उन सीमित साधनों से सोसाइटी अपनी नीड्स को पूरा करती है, तो किस प्रकार से यूज करने का डिसीजन लेती है, वो इसको इकोनॉमिक्स मानते हैं। समरीली हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स स्टडी है उन सर्टेन थ्योरीज की, प्रिंसिपल्स की, कॉन्सेप्ट्स की, जो हेल्प करते हैं, मदद करते हैं नीड्स को फुलफिल करने में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के साथ। जो साधन है हमारे पास उनका सर्वोत्तम तरीके से उपयोग हो, हमारी नीड फुलफिल हो जाए, इसी को इकोनॉमिक्स में शामिल किया जाता है। स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, व्यावसायिक अर्थशास्त्र का स्कोप क्या है, मतलब जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है उसमें कौन कौन से एरियाज कवर होते हैं, किन किन एरियाज की मदद इसमें ली जाती है। सबसे पहला थ्योरी ऑफ डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। डिमांड की थ्योरी जो है, इसका मतलब है कि मार्केट में लोग डिमांड करते हैं और उनकी जो डिमांड है वो प्राइस से प्रभावित होती है। तो डिमांड एनालिसिस किसी फर्म को इसलिए करना बहुत जरूरी होता है ताकि फर्म एक तो ये जान सके कि डिमांड क्या है मार्केट में किसी प्रोडक्ट की, और उनका जो प्राइस है उसका डिमांड पे क्या असर पड़ेगा। इसके अलावा फोरकास्ट करना, एक फर्म को फोरकास्ट करना होता है कि वो कितना प्रोडक्शन करेगी, इसके लिए फोरकास्ट होना जरूरी है ताकि सही फोरकास्टिंग करके वो अपना जो प्रोडक्शन की मात्रा है वो सही रख सके, सही क्वांटिटी सप्लाई करे, जिससे कि उसको बेटर प्रॉफिट्स मिल जाएं। इसके अलावा थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन इन प्रोडक्शन डिसीजन। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन का मतलब हो गया प्रोडक्शन से रिलेटेड जो थ्योरीज हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या एवरेज प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन, साथ ही साथ प्रोडक्शन के डिसीजन, यानी कि प्रोडक्शन करें या ना करें और करें तो कितना करें। एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग थ्योरी। मार्केट स्ट्रक्चर, इकोनॉमी में मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब होता है
कि मार्केट की फॉर्मेशन क्या है। मार्केट परफेक्ट कंपटीशन हो सकता है, मोनोपोली हो सकता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट हो सकता है, ओलिगोपोली हो सकता है। तो इस चीज का एनालिसिस करना कि फर्म अपना प्रोडक्ट जिस मार्केट में बेचेगी उस मार्केट की कंडीशन क्या है। और प्राइसिंग थ्योरी का मतलब है प्राइस कैसे तय किया जाएगा। तो जैसा मार्केट होता है उसके अकॉर्डिंग प्राइस सेट करना होता है। कॉस्ट एनालिसिस, इसके अलावा कॉस्ट एनालिसिस में कॉस्ट थ्योरी भी इसको कहते हैं, थ्योरी ऑफ कॉस्ट। इसमें एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट किस तरीके से उनका एनालिसिस किया जाता है यह सब शामिल होता है। प्रॉफिट एनालिसिस, एक फर्म को जो प्रॉफिट होता है उसका एनालिसिस करना और प्रॉफिट मैनेजमेंट करना। किसी फर्म का जो प्रॉफिट है, क्या फर्म अपने प्रॉफिट को फर्म में बचा के रखेगी, उसको फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए यूज करेगी, या उस प्रॉफिट को इन्वेस्टर्स में डिविडेंड के तौर पे बांट देगी। इस चीज का एनालाइज करना और मैनेज करना। थ्योरी ऑफ कैपिटल इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, थ्योरी ऑफ कैपिटल में फर्म अपनी कैपिटल कहां से प्राप्त करती है, किस प्रकार से प्राप्त करती है, उसके सोर्सेज क्या होते हैं कैपिटल के, शेयर इशू करके करती है, डेट इशू करके करती है। और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस यानी कि फर्म जब इन्वेस्ट करती है किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में उससे रिलेटेड डिसीजन। इसके अलावा इन्वेंट्री मैनेजमेंट, फर्म के पास जो स्टॉक मौजूद होता है उसको किस तरीके से मैनेज करना है, कितनी मात्रा स्टॉक की फर्म अपने यहाँ पे रखेगी, ऑर्डर जब करेगी तो एक बार में कितना स्टॉक, कितनी इन्वेंट्री का ऑर्डर करेगी। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं अभी तक जो डिस्कस हुआ है। क्वेश्चन है असर्शन बिजनेस इकोनॉमिक्स इज टूल सेंट्रिक फैसिलिटेटिंग डिसीजन मेकिंग इन बिजनेस। जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो है एक टूल है जो कि फैसिलिटेट करता है, सहायता करता है डिसीजन मेकिंग इन बिजनेस, बिजनेस में निर्णय लेने में मदद करता है। रीजन है इसका इट प्रोवाइड एन एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कारण ये बताया गया है इस कथन का क्योंकि जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज की एक एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है, यानी कि विश्लेषणात्मक समझ प्रदान कराता है मैनेजमेंट को इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। तो जो ऑप्शंस हैं वो दिए गए हैं। ए ऑप्शन बोथ ए एंड आर नॉट करेक्ट, बी ऑप्शन है ए आर करेक्ट, सी है ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, और डी है आर इज ट्रू ए इज फॉल्स। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, वो दोनों ही ट्रू है। अभी तक हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में जो पढ़ा ये उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, लगभग आया हुआ है जून 2012 में। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड टॉपिक, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं आज के डिस्कशन को। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस फर्म, बिजनेस फर्म के ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले जानेंगे बिजनेस फर्म होती क्या है। देखिए फर्म जो वर्ड है ये जब अकाउंटेंसी में यूज किया जाता है फर्म, तो वहां पे अकाउंटेंसी में फर्म का मतलब होता है एक पार्टनरशिप फर्म, लेकिन हम यहाँ पे बिजनेस इकोनॉमिक्स में डिस्कशन कर रहे हैं। जब बिजनेस इकोनॉमिक्स में या मैनेजमेंट में या फाइनेंस में फर्म वर्ड यूज होता है तो यहाँ पे फर्म का मतलब होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो व्यवसाय करती हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन सोल प्रोप्राइटर हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे वो कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, और चाहे वो कोई कंपनी हो, इन सबको फर्म कहा जाता है। तो बिजनेस फर्म का जो मीनिंग है वो क्या है। एक बिजनेस फर्म एक कॉमर्शियल एंटरप्राइज होता है जो बाई करता है और सेल करता है प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को अपने कंज्यूमर्स को, जिसका एम होता है प्रॉफिट अर्न करना। यानी कि कॉमर्शियल एंटरप्राइज, कॉमर्शियल एंटरप्राइज मतलब ऐसा कोई एंटरप्राइज जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज में लगा हो। कॉमर्शियल एक्टिविटीज क्या होती हैं? कॉमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं या तो सामान बनाना, मैन्युफैक्चर करना, और मैन्युफैक्चर करके सामान को प्रॉफिट अर्न करने के लिए सेल करना, या कॉमर्शियल एक्टिविटीज में शामिल होता है सामान को बाई करना कहीं से और बाई करके फिर सेल करना प्रॉफिट कमाने के लिए, या कॉमर्शियल एक्टिविटीज में होता है सर्विसेज प्रोवाइड कराना, रेंडर कराना, प्रॉफिट अर्न करने के लिए सर्विसेज को रेंडर करना, सर्विसेज को बेचना यानी कि सेल करना सर्विसेज की। ये सब कॉमर्शियल एक्टिविटीज का हिस्सा है। यहाँ पे यह ध्यान रखें कि जो इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री का काम होता है प्रोडक्शन करना, और प्रोडक्शन किए हुए सामान को जब सेल करने की बात आती है तो यह फिर एक कॉमर्शियल एक्टिविटी हो जाती है।
नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट, इट में बी इन द फॉर्म ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि जो बिजनेस फर्म है ये चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे कंपनी हो, कोई भी सूटेबल बिजनेस एंटिटी होनी चाहिए जो कानून के द्वारा अलाउड हो, लॉ के द्वारा अलाउड हो। जैसे आज की डेट में ओपीसी 1 पर्सन कंपनी भी हो सकती है, एलएलपी भी हो सकती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी हो सकती है। जो कानून जिस संस्था को इस तरह व्यवसाय करने वाली संस्था का दर्जा दे दे वो सब बिजनेस फर्म कहलाती हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए बिजनेस फर्म, एक बिजनेस फर्म के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? तो एक बिजनेस फर्म के विभिन्न ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। इस बारे में अलग अलग थिंकर्स की अलग अलग धारणाएं हैं, अप्रोचेज हैं और थ्योरीज हैं। इनमें जो मेजर थ्योरीज हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी, मैक्सिमाइजेशन ऑफ ग्रोथ, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल्स, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड अदर ऑब्जेक्टिव्स। तो इसमें पहला देखते हैं मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट जो है ये नियो क्लासिकल थ्योरी फर्म की, उसके अनुसार एक फर्म का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी कि लाभ को ज्यादा से ज्यादा करना। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइज कब होता है किसी फर्म का? प्रॉफिट मैक्सिमाइज तब होता है जब एक फर्म दो रूल्स को सेटिस्फाई करती हो। पहला रूल है मार्जिनल कॉस्ट उसका बराबर हो मार्जिनल रेवेन्यू के, और दूसरा रूल है मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट करे मार्जिनल रेवेन्यू को बिलो से। यहाँ पे हम देखते हैं इस डायग्राम में कि पहली कंडीशन मार्जिनल रेवेन्यू बराबर मार्जिनल कॉस्ट। देखिए मार्जिनल रेवेन्यू होती क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होता है कि एक अतिरिक्त इकाई सेल करके आप जो रेवेन्यू अर्न करते हैं। जैसे मान लो आप 10 यूनिट बेच रहे हैं पहले, और जब 10 यूनिट आप बेच रहे हैं तो ये 10 की 10 यूनिट आप 100 रुपए में बेच रहे थे। अब आपने 1 यूनिट और बेच दी, यानी कि टोटल 11 यूनिट बेच दी इस बार। और जब 11 यूनिट बेच दी तो आपने देखा कि जो टोटल सेल आपके पास आई 11 यूनिट बेच करके वो आ गई मान लीजिए 112। तो इसका मतलब हुआ कि जो 11th यूनिट यानी कि 1 मोर यूनिट जो आपने बेची, इसकी वजह से आपकी रेवेन्यू कितनी बढ़ी? आपकी रेवेन्यू बढ़ गई 12 रुपीज। तो जो 12 रुपीज है वो इस 11th यूनिट की, इस 11th यूनिट का मार्जिनल रेवेन्यू है। अब बात आती है मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट होता है कि मान लीजिए आप जब सामान बनाते हैं तो उसकी कॉस्ट आती है। तो जब आप 10 यूनिट बना रहे थे तो सपोज करिए आपकी जो कॉस्ट आ रही थी 50 रुपए, यानी कि 50 रुपए में आप 10 यूनिट बना पा रहे थे। अब आपने सोचा कि एक और बेचना है इस बार, तो आपकी कॉस्ट कुछ बढ़ जाएगी। जब आपने एक और बनाया यानी कि 10 की जगह 11 यूनिट्स बनाए, इस बार 11 बेचने थे चूंकि आपको, तो इसकी जो कॉस्ट आई मान लीजिए वो 60 रुपीज आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने की जो कॉस्ट आई वो 10 रुपीज आई, जो डिफरेंस आया 10 रुपीज। तो ये जो कॉस्ट है ये मार्जिनल कॉस्ट है 11th यूनिट की। तो 11th यूनिट जिस बार आपने बनाई इसकी मार्जिनल कॉस्ट हो गई 10 रुपीज और मार्जिनल रेवेन्यू हो गई 12 रुपीज। तो मार्जिनल रेवेन्यू जनरली ऊपर होती है तभी आप अर्न कर पाते हैं। कोई भी प्रोड्यूसर वहीं तक प्रोडक्शन करता है जहां तक उसका मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से ऊपर रहता है, क्योंकि जब भी मार्जिनल रेवेन्यू कॉस्ट से ऊपर रहेगा तो ये प्रॉफिट को बताता है। तो जब तक आपके पास ये गुंजाइश है, जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो हमारी मार्जिनल रेवेन्यू गिरती जाती है, और प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट हमारी पहले गिरती है लेकिन बाद में बढ़ने की प्रवृत्ति होती है, वो बढ़ती जाती है। तो जो मार्जिनल कॉस्ट है क्योंकि वो बढ़ती रहती है धीरे धीरे, तो इसकी जो प्रवृत्ति रहेगी, जो 10 रुपए कॉस्ट है धीरे धीरे इसकी बढ़ने की रहेगी। 11 हो सकता है और 11 से ज्यादा हो सकता है और प्रोडक्शन करेंगे। और मार्जिनल रेवेन्यू जब आप ज्यादा यूनिट बेचना चाहेंगे तो अगली यूनिट आपकी कुछ कम पैसे में बिकेगी। मान लीजिए आपने एक और बनाने का डिसीजन लिया और वो यूनिट आपने बनाई तो वो बिकी 11 रुपए में और उसकी कॉस्ट भी आ गई 11 रुपए। कॉस्ट पहले से बढ़ करके मान लो ये जो 12वीं यूनिट आपने बनाई, पहले 11 यूनिट बना रहे थे, आपने एक यूनिट और बना दी 12वीं यूनिट। 12वीं यूनिट बढ़ाने से आपकी जो टोटल रेवेन्यू वो 11 रुपए और बढ़ गई पहले से। तो 12वीं यूनिट की जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो 11 रुपए हो गई। और आपने जब 12 यूनिट बनाई तो आपकी कॉस्ट और बढ़ गई, और जो मार्जिनल कॉस्ट बढ़ी इस बार 12वीं यूनिट की वो 11 रुपए हो गई, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू भी 11 हो गया और मार्जिनल कॉस्ट भी 11 हो गया। तो ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट क्यों कहलाता है? क्योंकि इसका मतलब ये है कि अब इससे आगे अगर आप और बनाएंगे तो फिर लॉस होना शुरू हो जाएगा। इसलिए यहाँ तक आप जितना भी प्रोडक्शन कर चुके हैं 1 2 3 4 5 6 12 तक यूनिट, यहाँ तक आप मैक्सिमम प्रॉफिट अपना अर्न कर चुके हैं। तो ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है कि जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को नीचे से काटे। जैसे इस डायग्राम में देखें, ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है और ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है।
अब आप मार्जिनल कॉस्ट कर्व यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी काट रहा है मार्जिनल रेवेन्यू को और यहाँ पे भी काट रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं कि भी मार्जिनल कॉस्ट नीचे से मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को बिलो यानी कि नीचे से काटेगा, तब माना जाएगा प्रॉफिट, तब मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे अगर ये काट रहा है तो इसका मतलब है कि अभी तक कोई यूनिट अगर उन्होंने बेची होगी तो उसकी मार्जिनल कॉस्ट यहाँ थी और मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ थी, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट ही ज्यादा थी, तो यहाँ तो वो लॉस में था। यहाँ पे आकर के वो ना लाभ ना हानि के पॉइंट पे आया होगा, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू। इसके बाद जब उसने आगे प्रोडक्शन किया तो मार्जिनल कॉस्ट उसकी नीचे थी और मार्जिनल रेवेन्यू ऊपर थी। जब मार्जिनल रेवेन्यू ऊपर थी तो यही उसका प्रॉफिट था, यानी कि उसकी जो रेवेन्यू है, कमाई है, वो कॉस्ट से ज्यादा है। तो ये वाला जितना भी पोर्शन है जहां तक उसकी एमआर ऊपर चल रही है एमसी से, ये उसका प्रॉफिट है और ये इसका टोटल प्रॉफिट हो जाता है मिलकर के। तो ये मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा इस पॉइंट पे आकर के, क्योंकि इससे बाद अगर वो बेचेगा तो मार्जिनल रेवेन्यू नीचे आ गई है, यानी कि प्राइस नीचे आ गया है और कॉस्ट ऊपर चली गई है। तो इसलिए ये दोनों कंडीशन पूरी होती हैं तब मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट देखेंगे मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी। अब मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी जो थ्योरी है ये प्रॉफिट थ्योरी के अगेंस्ट है। यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन थ्योरी का मतलब है कि जो इंडिविजुअल और फर्म है वो चाहते हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिले उनके डिसीजन से। विलियमसन ने इस थ्योरी को बनाया, प्रोपाउंड किया, और इस थ्योरी को मैनेजरियल यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन थ्योरी और इसके अलावा डिस्क्रेशन थ्योरी भी कहा जाता है। ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के एकदम अगेंस्ट है, उसके विपरीत है। ये थ्योरी इस बात पे बेस है कि जो शेयर होल्डर्स हैं या ओनर्स हैं फर्म के और मैनेजर्स, ये अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। शेयर होल्डर चाहते हैं मैक्सिमम रिटर्न उनको मिले उनके इन्वेस्टमेंट पे, और मैनेजर चाहते हैं कि उनके यूटिलिटी फंक्शंस जो है वो ज्यादा बढ़े, यानी कि मैनेजर्स को ज्यादा बेनिफिट हो, उनको काम करने की दशाएं अच्छी मिले। मैनेजर इंटरेस्टेड होते हैं ना केवल अपने ही एमलमेंट्स में, यानी कि मैनेजर केवल इसी बात में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं कि उनकी सैलरी बढ़े, उनके भत्ते बढ़े, बल्कि वो इस बात में भी इंटरेस्टेड होते हैं कि उनके स्टाफ का भी साइज बढ़े, यानी कि उनका स्टाफ जब उनके साथ बढ़ेगा तो उनको कंफर्टेबिलिटी होगी काम करने में, कंफर्टेबल फील करेंगे वो। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर ऑन देम। अगली बात उन पे किया गया खर्च भी बढ़े, कि उनका ऑफिस बढ़िया हो, उनको कार मिले, उनको सुविधाएं रहे। तो देखो मैनेजर्स अपने हित में सोच रहे होते हैं और जो शेयर होल्डर्स हैं वो अपने हित में सोच रहे होते हैं। यह थ्योरी कहलाती है मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी, यानी कि कोई संस्था का एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि वो यूटिलिटी को ज्यादा से ज्यादा करना चाहते हैं। नेक्स्ट थ्योरी है मैक्सिमाइजेशन ऑफ ग्रोथ। मैक्सिमाइजेशन ऑफ ग्रोथ थ्योरी जो है यहाँ पे, इसमें जो आज की डेट में बड़ी फर्म्स हैं वो इस थ्योरी को अपनाती है मैक्सिमाइजेशन ऑफ ग्रोथ को। शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो ओनर होते हैं, लेकिन वो डिसाइड करते हैं कि मैनेजमेंट फर्म की क्या होगी। कंपनी के केस में मैनेजमेंट अलग और ओनर अलग होते हैं, शेयर होल्डर अलग होते हैं, फिर भी मैनेजमेंट का जो नियुक्ति है फाइनली जो टॉप मैनेजमेंट होता है उसकी नियुक्ति शेयर होल्डर्स ही करते हैं, क्योंकि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है वो फर्म में टॉप पे होता है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो मैनेजमेंट में टॉप पे होता है उसकी नियुक्ति करते हैं शेयर होल्डर्स। इस बात को ध्यान में रखते हुए रॉबिन मैरिस ही इस थ्योरी के प्रोपाउंडर माने जाते हैं। रॉबिन मैरिस ने अपनी बुक द इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ मैनेजरियल कैपिटलिज्म 1964 में डेवलप किया डायनामिक बैलेंस ग्रोथ मॉडल ऑफ द फर्म, यानी कि फर्म का जो मॉडल है वो ग्रोथ और वो भी डायनामिक ग्रोथ होना चाहिए। इस मॉडल में मैनेजर्स चूज करते हैं कांस्टेंट ग्रोथ रेट, एक कांस्टेंट ग्रोथ रेट तय करते हैं कि हमें इस लेवल पे रेट करना है, और वो जो इस रेट पे ग्रोथ करना है, और जो ग्रोथ होगा वो फर्म की सेल में भी ग्रोथ होना चाहिए, प्रॉफिट में भी होना चाहिए, एसेट में भी होना चाहिए, यानी कि हर चीज ग्रो करनी चाहिए फर्म की। नेक्स्ट है मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल्स। सेल्स मैक्सिमाइजेशन एक थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव है किसी फर्म का, जिसमें इन्वॉल्व होते हैं कि भी ज्यादा से ज्यादा यूनिट बेची जाए गुड्स और सर्विसेज की जितना संभव हो। प्रोफेसर बोमोल इस थ्योरी के जनक माने जाते हैं। उन्होंने अपनी बुक बिजनेस बिहेवियर वैल्यू एंड ग्रोथ में इस थ्योरी को प्रोपाउंड किया, सेल्स मैक्सिमाइजेशन को। सेल्स मैक्सिमाइजेशन से मतलब बोमोल का है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ टोटल रेवेन्यू, यानी कि आमदनी बढ़नी चाहिए। ये नहीं कहते हैं कि केवल क्वांटिटी बढ़ जाए कि हम ज्यादा सामान बेचें, बल्कि सामान की जो वैल्यू है वो ज्यादा होनी चाहिए, इनके पास जो नेट वर्थ है सामान बेच करके वो ज्यादा मिलना चाहिए। सेल्स को वहां तक इंक्रीज किया जा सकता है जहां पे पॉइंट ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आएगा। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहां पे आएगा, अभी डिस्कस कर रहे थे, जहां पे मार्जिनल कॉस्ट बराबर हो जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू के, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू जो होता है इसी का मतलब होता है सेल रेवेन्यू।
नेक्स्ट है मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन, स्टोवस्की ने एडवोट की ये थ्योरी मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन ओवर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बजाय लोग सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइजेशन चाहते हैं। एक एंटरप्रेन्योर का उद्देश्य प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता है, वो मैक्सिमाइज करना चाहता है अपना सेटिस्फैक्शन एंड कीप हिज एफर्ट्स एंड आउटपुट बिलो द लेवल ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट्स। और इसीलिए एक व्यक्ति मैक्सिमम प्रॉफिट की बजाय वो सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करता है। ये व्यवहार में देखने में कई दफा मिलेगा कि बहुत सारे व्यवसायी जब अपने उस लेवल पे, एक लेवल पे वो जब सेटिस्फाई हो जाते हैं, जितना प्रॉफिट उनको वहां पे मिल रहा होता है, तो लीजर में आ जाते हैं वो कि भी उनको सफिशिएंट उनका काम चल जा रहा है, वो उससे आगे नहीं बहुत ज्यादा एक्टिविटीज को बढ़ाते हैं, क्योंकि एक्टिविटीज को बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे तो रिस्क भी बढ़ जाता है। तो इसलिए जो मैक्सिमम प्रॉफिट है ये स्टेज तो आ ही नहीं पाती है। इससे पहले ही जब सेटिस्फैक्शन का लेवल मिल जाता है व्यवसायी को, तो ज्यादातर फर्म वहां पे अपना व्यवसाय रोक देती है। तो ये थ्योरी कहती है कि एक व्यावसायिक फर्म का जो उद्देश्य होता है वो सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज करना होता है। जब उसकी सेटिस्फैक्शन हो जाती है, वो कंफर्टेबल फील करता है, उनका जो बिजनेस का लेवल सही है, तो वो उससे ज्यादा जरूरी नहीं है हमेशा कि वो एमआर को और एमसी को बराबर करने के लिए ही व्यवसाय करता रहेगा। नेक्स्ट है बिहेवियरल थ्योरी ऑफ फर्म। तो रिचर्ड एम शेल्ट और जेम्स जी मार्च ने एडवोकेट की सिस्टमैटिक बिहेवियरल थ्योरी 1963 में अपनी बुक का नाम था ए बिहेवियरल थ्योरी ऑफ द फर्म। इन ए मॉडर्न फर्म, यहाँ पे ये मॉडर्न है, एक मॉडर्न फर्म में जो ओनरशिप है वो मैनेजमेंट से अलग होती है। फर्म कोई सिंगल एंटिटी नहीं है और जिसका सिंगल गोल प्रॉफिट अर्न करना हो, मैक्सिमाइज करना सिंगल डिसीजन मेकर के द्वारा, बल्कि जो फर्म है उसमें बिहेवियर में, यानी कि इन प्रैक्टिस में फर्म में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं और जिनके अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो एक फर्म का जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो कोई एक नहीं हो सकता, वो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, ये शायद 2019 में आया है। लिस्ट, इसमें 2 लिस्ट हैं, ऑब्जेक्टिव्स, हाँ जून 2019 में आया हुआ है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस फर्म और हाइपोथेसिस, यानी कि ये थ्योरी जो है वो दी किसने है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ फर्म्स ग्रोथ रेट, मैनेजरियल यूटिलिटी फंक्शन, सेटिस्फाइंग बिहेवियर और सेल्स मैक्सिमाइजेशन। तो इसमें से चूज करें, लगभग ये सारे ही नाम ऑलरेडी हमारे डिस्कशन में शामिल हो चुके हैं सारी थ्योरीज के, तो उनकी पहचान कर लें। तो इनमें से जो गिवन ऑप्शन है, इनमें से ऑप्शन 1 ही सही है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ फर्म ग्रोथ मॉडल, यानी कि जो ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन है वो थ्योरी किसने दी है, उस थ्योरी को देने वाले हैं मैरिस। और मैनेजरियल यूटिलिटी फंक्शन, यानी कि यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन, इस थ्योरी के देने वाले हैं विलियमसन। सेटिस्फाइंग बिहेवियर, सेटिस्फाइंग बिहेवियर यानी कि सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइजेशन के थ्योरी के जो देने वाले हैं वो है सेट और मार्स हाइपोथेसिस। सेल्स मैक्सिमाइजेशन, सेल्स मैक्सिमाइजेशन जो थ्योरी है इसके देने वाले हैं बोमोन। ये क्वेश्चन सेटिस्फाइंग बिहेवियर जो है ये बिहेवियर की बात करता है, इसलिए सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइजेशन ना होकर के इसको बिहेवियर सेटिस्फैक्शन करके पढ़ें, जो कि सेट और मार्च ने दी है। तो ये था आज का पहला पार्ट और ये डिस्कशन। यूजीसी नेट का पूरा टॉपिक वाइज सिलेबस इसमें हम बनाएंगे, और क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड थी इकोनॉमिक्स के बारे में, इसलिए पहले इकोनॉमिक्स से स्टार्ट कर दिया, अदरवाइज इसमें सारे टॉपिक्स को ही कवर किया जाएगा। आप कंटिन्यूअस चाहते हैं इसको कि वीडियोस बने, और आप का इससे रिलेटेड कोई सजेशन हो तो वो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। आप कमेंट्स करेंगे तो उसके हिसाब से मैं इस पे आगे बढ़ूंगा। आपका सारा सिलेबस इसमें कंप्लीट हो जाएगा, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर का, यूपीएससी का या अन्य कहीं का भी कोई एग्जाम दे रहे हैं, उन सब में भी ये मदद करने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।